जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई सभी को। राधे राधे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बढ़िया है सभी, फर्स्ट क्लास। चलिए, गुड इवनिंग भाई। सभी के सभी मौजूद हैं तो एक बार बताइए हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि 160 तक हमारा सवाल हो गया था और हमें जो है वो 161 से आगे बढ़ना है। ठीक है सर। ब्लैक सेट में कतई जहर लग रहे हो। चलिए धन्यवाद भाई। हैं? ठीक है। अविनाश त्यागी कहते हैं मुझे अनब्लॉक किया जा। अरे भाई, ब्लॉक हो गए तब तो अनब्लॉक करेंगे ना। बताओ, जब ब्लॉक ही नहीं हो तो अनब्लॉक कैसे कर दें। किसी को हमने ब्लॉक नहीं करते, कभी धमका देते हैं वो अलग बात है, बट कभी किसी को ब्लॉक नहीं करते हैं। इतना बात ध्यान रखना कभी। ठीक है। ठीक है, डांट देते हैं वो अलग बात है, पढ़ाई नहीं करते हो वो अलग बात है। ब्लॉक करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। चलो भाई, खुश हो, बढ़िया हो, मज़े में हो, बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे। आइए तो अपने सवालों पर आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं। क्या कहा गया है। सोनू अपने आय का 15% भाग बचत करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तब भी वह पहले जितनी बचत कर पाती है, तो उसकी व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, हमसे यहाँ पर यह सवाल कहा गया। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पिछले कुछ समय में आया है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर, जहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति का एक तरीके से जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्चा है, वो इनकम के फलाने परसेंट के बराबर है। फिर उसके बाद उसके इनकम को बढ़ा दिया जाता है, सेविंग को भी बढ़ा दिया जाता है, एक्सपेंडिचर के बारे में भी बाकी बातें जो हैं वो पूछी जाती हैं हमसे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सवाल को, जैसे हम देखते हैं तो क्या कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 161 के बारे में। तो सोनू जो है वो 15% सेव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो भी हमारा इनकम होता है वो हमारा बटा हुआ होता है किस में, एक्सपेंडिचर में और सेविंग में। ठीक है, कहा गया सोनू 15% अपने इनकम का सेव करता है। मान लीजिए सोनू कमाता 100 रुपये है और उस 100 रुपये में वो जो है 15 रुपये अपना सेविंग करता है, तो खर्चा कितना करता होगा, 85 खर्चा करता होगा ना। सिंपल सी बात है कि सोनू अपने आय का 15% भाग बचत करता है, तो 85 यहाँ पर क्या करता होगा, खर्च करता होगा। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पर जो है इसके इनकम में कितना बढ़ा दिया जाए, 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। उसके बाद यहाँ पर कहा गया तब भी वह पहले जितनी ही बचत कर पाती है। पहले जितना बेचारी बचत करती थी, आज भी वह उतना ही बचत करती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को यहाँ पे। यानी अगर आज उसके इनकम को हम बढ़ा दें और 100 के जगह पर 20% बढ़ाकर उसके इनकम को हम 120 कर देते हैं, तो कहा गया आज भी उसकी बचत उतनी ही है जितनी पहले थी। पहले कितनी बचत थी, 15 रुपये, तो आज भी उसकी बचत 15 रुपये ही है। तो इस हिसाब से जो उसका खर्चा हो गया वो कितना हो गया, तो आप लोग बोलेंगे सर इस हिसाब से जो उसका खर्चा हो गया, 120 में से आप यहाँ 15 को माइनस कर दीजिए तो 105 रुपये का खर्चा हो गया। कितने का खर्चा हो गया, तो 105 रुपये का खर्चा हो गया। पहले 100 रुपये कमाती थी, 15 रुपये यहाँ पर जो था उसका एक तरीके से सेविंग था, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 85। अब उसने अपने इनकम को 20% बढ़ा दिया है, सेविंग आज भी उसकी उतनी ही है, तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, सवाल में व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर उसका एक्सपेंस कितना परसेंट से बढ़ गया, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। तो बताइए, पहले वो यहाँ पर 85 रुपये का एक्सपेंडिचर था
अब उसका एक्सपेंडिचर यहाँ 105 हो गया। तो हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज के बारे में, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? तो आप बोलेंगे सर देखो कितने का इंक्रीज हो गया, 20 का, और कितने के ऊपर हुआ है? तो 20 का इंक्रीज हमारा 85 के ऊपर हुआ है। तो 20/85 × 100, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। 5 से अगर आप काटते हैं तो 4 बार में, और 5 से आप काटते हैं तो 17 बार में। कुल मिलाकर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 400/17%। ये हमारा सही आंसर है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 17 का 2 गुना 34 है, 60 हो जाएगा। फिर हमारा 17 का 3 गुना 51 हो जाएगा, बच गया हमारा 9। अगर हम मान लो कि दशमलव लगा देते हैं 90, तो 17 का 5 गुना 85, 23.5%, 23.5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बी फॉर बाहुबली जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है ये बात? तो ऐसे सवालों को हम दो तरीके से जो है वो बना सकते हैं। पहला तरीका हमारा ये नॉर्मल मेथड हो जाता है, और दूसरा तरीका जो है वो हमारा एलिगेशन हो जाता है कि हम एलिगेशन के भी माध्यम से इन सवालों को टचअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे एक एलिगेशन भी है, हम यहाँ पर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मानो एलिगेशन से आप कैसे बनाओगे ऐसे सवालों को? एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम आपको डिटेल में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम आपको एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है वहाँ पढ़ाएंगे। बाकी उसके कंसेप्ट का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हम आपको सिखा देते हैं। हम लोग मैथ्स में कोई भी कंसेप्ट क्यों सीखते हैं? इसीलिए सीखते हैं ना, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए, हम उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से टैकल कर पाएँ। सोचिए यहाँ पे तो कंसेप्ट का यहाँ फ़ायदा ही होता है। इसलिए तो एलिगेशन जो हो गया यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक हो गया, एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट हो गया जिससे इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में आप बना सकते हो। अब एलिगेशन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर भी कोई भी क्वांटिटी दो लोगों से मिलकर बनी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे जो अगर आप इनकम देखते हैं तो ये इनकम एक एक्सपेंडिचर से भी बना है और एक सेविंग से भी बना है। तो जहाँ पर भी कोई भी क्वांटिटी दो लोगों से मिलकर बनी हो ना, तो वहाँ लगाते हैं एलिगेशन। यानी आपने एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ाया या कितना कम किया उसे यहाँ लिखिए, सेविंग में कितना बढ़ाया या कम किया आप उसे यहाँ लिखिए, इनकम में कितना बढ़ाया या कम किया आप उसे यहाँ लिखिए, और नीचे रेशियो में क्या मिलेगा? तो नीचे रेशियो में यहाँ पर एक्सपेंडिचर मिलेगा और यहाँ पर सेविंग मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग कितना है, और ये हमारा बताता है कौन कितना % से बढ़ा है या कम हुआ है। तो जैसे कि इस सवाल में शब्दों को पकड़ना है आपको और एक एक शब्दों को देखना है यहाँ पर कि कैसे कैसे हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि सोनू जो है वो 15% सेव करता है। यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर का इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, सेविंग का इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, इनकम का इंक्रीज डिक्रीज लिखना है। जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है हम वो यहाँ लिखेंगे कि कौन वैल्यू हमारी कितने से बढ़ गई है और कितने से क्या रहा है। और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो की बात करें तो सोनू अपने इनकम का इतना % सेव करता है। कितना % सेव करता है, कितना % खर्च करता है, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। ठीक है, वो हमारा नीचे लिखा जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज वाले शब्दों में साफ उनके साथ इंक्रीज डिक्रीज शब्द लिखा हुआ होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सोनू 15% सेव कर रहा है तो उसको यहाँ लिख दोगे। अरे भैया वो इंक्रीज कितना हुआ वो वाला पार्ट यहाँ लिखा रहेगा, कितना सेव करता है उसको वहाँ मत लिखना। तो सोनू 15% सेव कर रहा है तो सेविंग उसकी 15 है। अगर 15 की सेविंग है तो खर्चा कितना है मेरे भाई? 85 है। खर्चा कितना है? 85 है। अगर उसके इनकम को हम 20% बढ़ा देते हैं, अगर उसके इनकम को क्या कर देते हैं? 20% मेरे भाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ एक बात कि अगर उसके इनकम को 20% बढ़ा दिया तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद कहा एंड स्टिल शी सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, आज भी उसकी सेविंग उतनी ही है। अब ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा एलिगेशन आपको प्रॉब्लम करेगा। हाँ, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आज भी वो उतना ही सेव कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि उसका सेविंग में जो है कोई % इंक्रीज ही नहीं हुआ है। सेविंग को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? 0% मान के चलेंगे कि भाई सेविंग में उसने कोई भी % इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, स्टिल शी सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, आज भी अगर वो उतना ही अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट है यार। ठीक है, अमाउंट है, चलो यहाँ पर 0 रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसका एक्सपेंडिचर में कितना हो जाएगा? तो एक्सपेंडिचर को आप x मान लो। बीच वाली वैल्यू जो होगी हमारी यहाँ पर, अच्छा इन दोनों का रेशियो लेना, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटो 17 बार में, तो तुम्हारी जो बीच वाली वैल्यू होती है ना बराबर होती है साइड इंटू साइड के, यानी x इंटू 17 के
प्लस हो जाएगा तुम्हारा साइड इंटू साइड के, यानी 3 इंटू 0 के, और डिवाइड करेंगे किससे, तो 17 प्लस 3 से हमारा यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो ये 20 है, 20 को आप यहाँ 20 से गुना करो, ठीक है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये आंसर आपका देगा, ठीक है। देखते हैं एक बार, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ आंसर आएगा 20 को 20 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर ये 17x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हमें पता करना होगा तो 400 को हम 17 से भाग कर देंगे, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। 17 से आप काटोगे तो 2 बार में 34, 80 आ गया, तो यहाँ पर 34 हो गया ना, तो 60, लगभग 23.5 के करीब में आपका ये भी चला जाएगा, आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो छोटी सी बात की कन्फ्यूजन थी, वो यहाँ पर ये था 0 के करीब में। तो आपको इन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक एक टर्म समझाता हूँ कि एलिगेशन का कंसेप्ट इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में कैसे लगाते हैं, ठीक है। कितना % से आपका सेविंग बढ़ गया उसको यहाँ लिखो, कितना % से आपका इनकम बढ़ गया उसको यहाँ लिखो, कितना % से आपका खर्चा बढ़ गया उसको आप यहाँ लिखो, कितना आप सेव करते हो वो यहाँ लिखो, और कितना खर्च करते हो यहाँ लिखो। 15% अगर कोई खर्च कर रहा है तो यहाँ हो गया, और 85% सेव करेगा ऑटोमेटिक। 100 में 15 सेव कर रहे हो तो 85 क्या करोगे, खर्च करोगे, तो इसीलिए 15 और 85 लिख दिया। आज भी अगर उसकी सेविंग उतनी ही है, तो सेविंग अगर उतनी ही है तो इसका मतलब क्या हुआ है, उसने सेविंग में ना के बराबर बढ़ाया है, कुछ भी नहीं बढ़ाया, तो यहाँ 0%। मैं आज भी उतना ही हूँ जितना पहले था, यानी मेरे में ना इंक्रीज हुआ है ना मेरे में डिक्रीज हुआ है, तो 0%। और एक्सपेंडिचर हमें निकालना था तो x मान लिया। एलिगेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है बराबर होती है साइड इंटू साइड, यानी x इंटू 17 प्लस साइड इंटू साइड यानी 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 3 यहाँ पर इसके बराबर में, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर 0 कैसे होगा, इस शब्द के वजह से 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट। मान लीजिए कि मैं और आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आपकी सैलरी सरकार ने बढ़ा दी और मेरी सैलरी वही की वही है, तो भैया मेरे में तो कुछ बढ़ा ही नहीं ना, कहाँ बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा यहाँ पे। तो ये एक एलिगेशन का तरीका था, ठीक है, एक एलिगेशन था हमारा जिससे हम इस सवाल को कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि आपको यही मेथड सीखना है, अगर किसी को ये वाला मेथड भी समझ में आया जो मैंने आपको कराया हुआ था तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी तो आपका एक मेथड है। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ एलिगेशन ही मैंने कराया है, ये बेसिक वाला भी कराया, आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने आपको 2 मेथड दिए, आप दोनों में कोई भी सवाल किसी भी तरीके से लगा लो, बेहतर होगा। अब जो ये एलिगेशन वाला कंसेप्ट है, असल में आप इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से नहीं समझोगे, कम से कम उसके ऊपर मैं 4 से 5 सवाल जब कराऊंगा तो समझोगे। तो अभी अगले 4-5 सवाल मैंने उसी के ऊपर रखा है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो एक सवाल पर इतना बवाल काटने की जरूरत नहीं है, पहले 2-3 सवाल को तसल्ली से पहले देखो, उसके बाद यहाँ पर फिर कुछ कहना, ठीक है। जैसे यहाँ सुलभ कहा गया, सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, व्यय में 45% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। मैं कह रहा हूँ कि इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे मानो अगर आप बेसिक से करोगे तो आप यहाँ बेसिक से करोगे तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो सबसे पहले यहाँ बेसिक से करोगे तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। सुलभ सेव कर रहा है 25% अपने इनकम का, तो चलो मान के ऐसा चलते हैं कि 100 रुपये ये कमाता है, उसमें ये कितना सेविंग कर ले रहा है, 25 रुपये, तो यानी इसका खर्चा कितने का है, तो 75 रुपये का है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन, यदि उसके आय में 40% की वृद्धि हो जाए, मान लीजिए हमने यहाँ पर आय में 40 बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया, 140 कर दिया, ठीक है, और व्यय में 45% की कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए सॉरी, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 45%, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि जितने का इंक्रीज हुआ आप यहाँ पर वो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने इनकम में 40% बढ़ाया, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो इंक्रीज हुआ है ना बस हम वो लिखेंगे, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40। फिर यहाँ कहा गया यहाँ पर कि व्यय में 45% की वृद्धि होती है, ये जो खर्चा है ना इसको आप 45% बढ़ा देते हो। 45% का मतलब कितना हो गया, 75 का 45%, जरा देखिएगा जनाब, तो 75 इंटू 45 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 45 का 3 गुना 135 हो जाएगा, 135 बटे 4, 4 का हमारा 3 गुना 12 है, 15 आ जाएगा, 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा,
30 हो जाएगा, 4 सते 28.5 यानी 33.75। बस इसके दशमलव के चलते मुझे ये मेथड पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग कैलकुलेशन दे देता है एक तरीके से। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 33.75 कहेंगे मेरे भाई। अब छोटी सी बात को ज़रा समझिएगा, इनकम में इतने की बढ़त हो गई, एक्सपेंडिचर में इतने की बढ़त हो गई, तो सेविंग में कितने का बढ़त होगा ये बताओ पहले। सेविंग में हमारा कितने का बढ़त होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 40 में से इसे माइनस कर दो, तो यानी सेविंग जो होगा 6.2 हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इनकम में अगर मानो 40 रुपये मेरे बढ़ा दिए और बढ़े हुए पैसे में से मात्र मैं 30 रुपये ही खर्च कर पा रहा हूँ, यानी बढ़े हुए पैसे में से मैंने 10 रुपये बचा लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर इनकम इतना बढ़ा दिया गया, खर्चा इतना बढ़ा दिया गया, तो इसमें से आप इसे माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा कैसे निकालेंगे वो देखो। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 6.25 का हमारा इंक्रीज हुआ है। और कितने के ऊपर हुआ है, तो 25 के ऊपर हुआ है। इनटू कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 कर दो, बात खत्म। ये तो दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से हम काटेंगे तो कितनी बार में, 25 बार में, और 100 से 100 हमारा खत्म। इंक्रीज हमारा आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि ये बेसिक है, ऐसा मैंने साफ ऊपर लिख दिया है कि ये हमारा बेसिक तरीका है। मतलब ये हमारा सबसे सुप्रीम मेथड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक तरीका है कि पहले आप एक 100 मानकर अपने इनकम्स को लिखते हो, उसके आधार पर उनकी वैल्यूज़ को निकालते हो, और तब इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। दूसरा जो मेरा अपना फेवरेट तरीका है वो एलिगेशन, ठीक है, वो बहुत फ़ायदा होता है वहाँ पे, आप उससे भी कर सकते हो। एलिगेशन से अगर आप इस सवाल को समझोगे तो एलिगेशन हमारा क्या होगा वो जानो। एलिगेशन से देखिए यहाँ पर इस सवाल को आप कैसे करेंगे। एलिगेशन में बस जो छोटी छोटी बातें बोलूँगा ना, जो मैंने समझा रखी है, देखो याद रखना, एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ वो यहाँ पे, सेविंग का कितने का इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ वो यहाँ पे, इनकम का कितने का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ यहाँ पे, और नीचे में एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या करोगे, रेशियो लिखोगे। सवाल में देखो तो सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है, यानी वो कितना बचाता है, 25%। तो क्या करोगे, बोलोगे 100 रुपये में 25 रुपये वो बचा रहा है, तो 25 बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, 75 खर्च करेगा। समझ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या कहा, उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई। ये जो हमारा इनकम है, इनकम हमारा कितने से बढ़ गया, तो 40% से बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद खर्चे में 45 की वृद्धि हो गई। ये खर्चा हमारा कितने से बढ़ गया, 45 से, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 45 लिख देंगे। और हमसे कहा गया सेविंग कितना से बढ़ गया, यहाँ पर ये बताओ। अब यहाँ देखो, एलिगेशन जब आप लगाते हो ना, तो एलिगेशन से काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में बन जाती हैं, बस आपको फोकस रखना होता है। यहाँ पर नीचे जो होता है ना, आप इनका रेशियो ले सकते हो, इन दोनों का रेशियो। तो जैसे 25 से अगर आप काटोगे तो एक बार में और यहाँ 3 बार में। अब एलिगेशन में बहुत कुछ सिखाता है। एलिगेशन यहाँ पर जो है वो कैसे होगा, देखो एलिगेशन का हमेशा होता है कि ये जो वैल्यू होती है हमेशा एक संख्या से छोटी होगी और एक संख्या से बड़ी होगी। एक्स का मान कभी भी 40 से छोटा ही होगा, आप देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ एलिगेशन का 2 तरीका होता है सॉल्व करने का। एक तरीका तो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जो तुम्हारी बीच वाली वैल्यू होती है 40, ये बराबर होगा साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर 45 इंटू 3। फिर उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा साइड इंटू साइड, यानी x इंटू 1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। इस तरीके से ये जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान रखना कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और उसके बाद यहाँ पर इससे डिवाइड कर दो, तो ये बीच वाला आ जाता है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया, दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि सेकंड मेथड हमारा क्या हो सकता है, ठीक है, वो हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर सेकंड तरीके से आप कैसे करेंगे। समझ गए। अब जैसे मानो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, एक बच्चा ये मेरे से तब से कह रहा है कि सर सुलभ वाला ही क्वेश्चन है ना, एक बच्चा मेरे से तब से ये कह रहा है कि अरे क्या हो गया, कि सर यहाँ पर जो है आपने इंक्रीज में क्यों टिक किया है। अरे मेरे भाई, ये पॉजिटिव में है तो इंक्रीज आएगा और नेगेटिव में होगा तो डिक्रीज आएगा। गजब का बात बतियाते हैं आप यहाँ पे। तो आ जाइए, तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 45 में से 40 गया, 45 में से यहाँ पर 40 को माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब थोड़ा सा बुद्धि एलिगेशन में लगाना होता है, और वो ये है कि देखो
एक की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। एक के जगह पर कितना है, 5 है, तो 3 के जगह पर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए मेरे भाई। कितना होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए। अब एलिगेशन में एक तरफ अगर प्लस होता है तो दूसरी तरफ माइनस, या एक तरफ माइनस होता है तो दूसरी तरफ प्लस होता है। जैसे यहाँ देखो, 40 में 5 जोड़ोगे तो 45 आएगा, 40 में 5 जोड़ोगे तो 45 आएगा, 40 में 15 घटा दो तो x आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो 40 में यहाँ पर क्या करोगे, 15 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि 25 जो है वो हमारा आंसर है। तो इसीलिए एलिगेशन मेथड मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या करना होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से माथापच्ची नहीं करना होता, कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में आपका आंसर निकल के आ जाता है। एक तरफ आप एक्सपेंडिचर का इंक्रीज लिखते हो, एक तरफ सेविंग लिखते हो, एक तरफ इनकम लिखते हो, यहाँ इन दोनों का रेशियो लिखते हो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनकी वैल्यू यहाँ लिख दी गई है। अब एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15 हो गई। 40 में 5 जोड़ दो 45, 40 में 15 माइनस कर दो, x आ जाएगा। दिशांत पाल, सबसे पहले मैं अगर लाइव भी पढ़ाऊंगा ना, जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हो, ठीक है, जो जो भी बैच है आपका, जो भी आपका मतलब वो टॉपिक है, तो भी मैं उस टॉपिक को उस तरीके से नहीं करा पाऊंगा जितना बेहतर मैंने आपको वीडियो दे दिया है। कारण है क्योंकि जब मैंने उस वीडियो की रिकॉर्डिंग की थी ना, कई सारे रिसर्चेस करने के बाद, कई सारे तरीके देखने के बाद तब मैंने किया था। पहली बार अब लाइफ में मैं मतलब ऐसे इंसान को देख रहा हूँ, दिशांत पाल, जो एलिगेशन के लिए कह रहे हैं कि सर उसको लाइव करा दो। आज तक मैंने जितने भी बैचेस हैं, प्री है, मेंस है, हर बैचेस में मैंने एलिगेशन को रिकॉर्ड करके ही दिया है, क्योंकि जब बच्चा उस कंसेप्ट को पढ़ता है ना, तब उसको बड़ी स्थिरता चाहिए होती है। आप बिना पढ़े ये बात कह रहे हो, आप पहले पढ़कर देखो, कंसेप्ट को करके देखो, आपको है ना ज़िंदगी में शायद कभी भी उतना एलिगेशन समझ नहीं आया होगा जितना आपको अपनी वीडियो देखने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले पढ़ो बच्चे, उसके बाद बात करना है यहाँ पे। ज़बरदस्ती का कि नहीं सर लाइव करवा दो, ये करवा दो, ऐसा नहीं है, पहले पढ़ो। 163 की बात करते हैं। रेनू अपने आय का 20% बचाती है। अगर उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है और आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में वृद्धि कितने की होगी। ये क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, मेंस हर जगह पर आता है इस टाइप का, और हर साल आता है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले मैं अब सीधा एलिगेशन पर ही आप लोगों को लेके चलता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे सर रेनू अपने आय का 20% बचा देती है, तो 20% बचाती है। मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ कहा था कि एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ लिखना, सेविंग का इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ लिखना, इनकम का इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ लिखना, और नीचे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिख देना। तो रेनू अपने आय का 20% बचाती है, वह कितना बचाती है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो रेनू अपने आय का 20% बचा देती है, और 20% बचा देती है तो खर्चा कितना करेगी, 80 खर्च करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कहा गया कि उसका खर्चा 20% से बढ़ जाता है। जो उसका खर्चा है यहाँ पर, ये 20% से बढ़ जाता है। तो अगर हम उसके खर्चे की बात करते हैं तो खर्चा हमारा 20% से बढ़ जाता है। आय में 29% की वृद्धि होती है। ये जो हमारा आय है ना, यहाँ पर हमारा 29% का इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेविंग को हम x मान के चलते हैं। ठीक है, कि सेविंग पर हमारा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सेविंग पर हम x मानकर चलते हैं कि x का हमारा प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई। आ जाइए, अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो इनका रेशियो आप ले सकते हैं। ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अब देखिए, जैसे 29 बड़ा है, तो 29 बड़ा है तो 29 इसे माइनस करेगा, तो 29 में से जब आप 20 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9। तो फिर वही वाली बात जो मैंने पीछे सिखाया, और मैंने पीछे क्या सिखाया, तो 1 की वैल्यू 9 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू मेरे भाई 36 हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी, तो बोलोगे हाँ सर। मैं कहता हूँ एक तरफ माइनस होता है तो दूसरी तरफ प्लस, या एक तरफ प्लस होता है तो दूसरी तरफ माइनस। आप यहाँ देखो, 29 में से 9 को माइनस किया गया है तो 20 आया है, तो हमें अगर इस साइड माइनस हुआ है तो इस साइड क्या होगा, प्लस। तो 29 में 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 प्लस हमारा 36, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 65% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ।
ठीक है। अब बोलोगे सर रेशियो मेथड से करिए, रेशियो मेथड से आप ही का कैलकुलेशन बढ़ेगा, इतना आसान तो कभी जीवन में नहीं बन सकता, इस बात को ध्यान रखो। तो इसीलिए खर्चे का यहाँ लिखना है, सेविंग का बढ़त या कमी यहाँ लिखना है, इनकम का यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कितना खर्च कर रहा है। देखो सेविंग दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा इंक्रीज होता है और एक हमारा नॉर्मल होता है। इंक्रीज वाला ऊपर होगा, नॉर्मल वाला नीचे होगा। एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होता है, एक हमारा इंक्रीज होगा, एक नॉर्मल होगा। तो इंक्रीज वाला ऊपर, नॉर्मल वाला नीचे, इस तरीके से इन्हें अरेंज करके तब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। एलिगेशन मेथड किस किस में लगता है, देखो एलिगेशन कहाँ कहाँ पर लगता है। फिलहाल अभी तो मात्र आप इतना ही जानो कि परसेंटेज में एलिगेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। बाकी एलिगेशन मेथड और कहाँ कहाँ लग सकता है, इसके लिए थोड़ा जो है आप सब्र करें, जब हम आपको एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे, अभी इसकी उतनी खास आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 हमसे क्या कहा है। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसके आय में 20.1% की वृद्धि होती है और जो उसका खर्चा है, व्यय है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये बताइए। ये हमारा सीजल का कुछ पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखते हैं यहाँ पर हम सवालों को यहाँ पर कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो समझिए, ठीक है। तो सवालों को यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे ए स्पेंड 65% ऑफ द इनकम, यहाँ पर। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज कितने से होगा, डिक्रीज कितने से होगा, उसे यहाँ लिखेंगे। सेविंग हमारा इंक्रीज कितने से होगा, डिक्रीज कितने से होगा, उतने लिखेंगे। इनकम हमारा इंक्रीज या डिक्रीज कितने से होगा, वो लिखेंगे। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि ए स्पेंड कर रहा है, ए मेरे भाई यहाँ पर कितना स्पेंड कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो ए हमारा स्पेंड कर रहा है 65%। तो देखो मैंने कहा ना स्पेंड मतलब ये जो एक तरीके से आय जो होता है वो सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग दो प्रकार के होते हैं। एक ये होता है कि मैं खर्च कितना कर रहा हूँ और एक ये होता है कि मैंने अपने खर्चे को बढ़ाया कितना है। दोनों तरीके में बहुत फ़र्क होता है मेरे भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा। बच्चे जब आंसर आपका प्लस में आएगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, जब आंसर आपका माइनस में आएगा तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। लोकेश मीना कहते हैं 126 नहीं करवाया। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया होगा तो एकदम उसको लास्ट में अपन करेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आप मुझे तब याद दिलाना, मैं तब करा दूंगा। अभी जिस फ्लो में जिस तरीके से हम लोग जो टाइप कर रहे हैं हमें उन्हें वो करने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, मैं आपसे ये कह रहा था कि सेविंग दो प्रकार का होता है, एक कि आप सेव कितना कर रहे हो और दूसरा आपका इंक्रीज कितने का है। जैसे मैं 10 रुपये सेव करता हूँ वो मैं यहाँ लिखूंगा, या 10% सेव करता हूँ वो मैं यहाँ लिखूंगा, और मैंने अपने सेविंग को 10% से बढ़ा दिया वो मैं यहाँ लिखूंगा। उसी तरीके से मैं 20% खर्चा करता हूँ वो मेरा यहाँ होगा, और मैंने अपने खर्चे को 20% से बढ़ा दिया वो मेरा यहाँ होगा। तो कहा गया ए अपने आय का 65% खर्च करता है, कितना खर्च करता है तो वो यहाँ होगा, और खर्चा कितने से बढ़ा दिया तो वो ऊपर होगा। तो खर्चा कितना करता है 65%, तो 65 अगर खर्चा करता है तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा मेरे भाई 35 रुपये, या 35% कह लो। उसके आय में 20.1 की वृद्धि है। इनकम की अगर बात करो तो 20.1% की हमारी वृद्धि हो गई है। व्यय में 20% की वृद्धि है। व्यय का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, ये हमारा कितना बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि है। उसकी बचत में कितने परसेंट, बचत का मतलब यहाँ पर ये हमारा सेविंग जो हो गया वो हमारा कितने परसेंट का वृद्धि है या कमी है, हमसे यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। तो हम यहाँ छोटी छोटी बातों की अगर हम यहाँ देखते हैं
तो साफ लफ्ज़ों में क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया, सेविंग कितना बढ़ाया, इनकम कितना बढ़ाया, और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो 5 से अगर काटोगे तो 13 बार में, और 5 से काटोगे तो 7 बार में। अब जैसे मानो हो सकता है कि आप यहाँ रिलेट नहीं कर पाओ, जैसे अगर मैं यहाँ माइनस करने जाऊँगा बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो ये बड़ा वैल्यू है, अब इस बड़े वैल्यू में से मैं इसे माइनस करूंगा, 20.1 में से इसे माइनस करूंगा, 0.1 आएगा। अब यहाँ मैं है ना 7 को 0.1 बनाने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे कि 7 को किससे गुना किया गया कि 0.1 बन गया। हालांकि साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर मैं इसको 7 से भाग कर दूँ यहाँ पे जो है, और या 70 से भाग कर दूँ तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको भाग करूँ, तो ऐसा भाग वाला कहानी मत सोचो। दो तरीके हैं आपके पास। एक तो मैंने यहाँ पर आसान सा, जैसे मानो यहाँ 7 आ जाता, 14 आ जाता, 21 आ जाता, मल्टीपल से सीधा का सीधा रिलेशन मार देते। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि यार मेरे लिए रिलेशन निकालना बड़ा खतरनाक हो जाएगा, तो मैंने कहा एलिगेशन को भी तो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। क्या? तो यहाँ पर कि 20.1 बराबर होगा, बीच वाली वैल्यू बराबर होगा साइड इंटू साइड के, यानी बोलोगे 20 इंटू 13 के, फिर हो जाएगा प्लस साइड इंटू साइड, याद रखना साइड इंटू साइड, और यहाँ पर साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू भाई 7 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 13 प्लस 7 यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 20.1 है, और 20.1 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 260 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। दशमलव से 0 खत्म हो गया, 201 का 2 गुना 402 हो जाएगा। 402 में से हम 260 को माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा हमारे 7x के। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई माइनस करोगे ना तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। आप इसमें से माइनस करके देख लो तो 142, और वो बराबर है किसके, तो हमारे 7x के। लगभग 7 से इसे काटोगे तो तुम्हारा 20 पॉइंट समथिंग करके जाएगा। तो 20 पॉइंट जो भी है तुम्हारा, 20 पॉइंट जैसे यहाँ 3 दिया गया है, ठीक है, तो 20.3 करके जाएगा तुम्हारा। अब देखो वैल्यू प्लस में आई है कि माइनस में, प्लस में आई है तो इंक्रीज होगा, माइनस में आती तो क्या होता, डिक्रीज होता। खतरनाक मेरे समझदार बच्चों, मेरे चैंपियंस, जबरदस्त। तो बिना एलिगेशन चैप्टर पढ़ाए भी मैंने आप लोगों को एलिगेशन का कंसेप्ट समझा दिया, और आप लोगों ने उस कंसेप्ट को समझ लिया। बताओ इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में है, बढ़िया तरीके से पेपर में पूछा जा रहा है, हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल भाई हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, क्या कहा गया, ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। यदि उसके आय में 20.1 की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। आपको लग रहा होगा पहले पूछा जाता था ये सवाल, तो पहले हम लोग ठीक है पहले का सवाल करवा रहे हैं, नहीं, सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022, एक साल पहले पिछला मेंस का क्वेश्चन है आपका। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, समझ रहे हैं बात को। तो हमें कंसेप्ट क्यों सीखते हैं, जैसे एक बच्चे ने कमेंट में शुरू में कहा सर रेशियो मेथड लगा दीजिए, तो भाई क्या होता था ना कि पहले आसान डेटा दिया जाता था, 15%, 20%, 25%, तो रेशियो लेकर हवाबाजी हम लोग कर लेते थे। अब आपके परसेंट आते हैं ऐसे 20.1, 39.7, 25.3, अब वहाँ आपकी रेशियो निकल जाएगी हवा में। तो इसीलिए यहाँ पर ये 100 मानकर, 1000 मानकर, और ये वाला मेथड को मैंने कहा कि यार जब मैंने देखा ना कि डेटा बदला, मैंने कहा मेथड बदल देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कर देते हैं यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए शॉर्ट पड़ जाए, ताकि ये इतना उनको कॉम्प्लिकेशंस ना रहे। इसलिए मैंने एलिगेशन मेथड ढूंढा, और इसके ऐसे सवालों में एलिगेशन आप लोगों के लिए लगाया मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। आ जाइए चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया 165 में कि ए की जो सेविंग है वो कितनी है, तो 35% है अपने इनकम की। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सेम तरीके से कोई सेव कितना कर रहा है वो यहाँ लिखोगे, तो सेविंग कितनी है, तो 35% है। उसके बाद इनकम बढ़ कितने से गया है, तो इनकम हमारा बढ़ गया 20.1 से, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया हमारा 20 से। सेविंग कितने से बढ़ गया है कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो देन बाई व्हाट परसेंटेज इज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। अब बताओ कोई अपने इनकम में अगर 35 रुपये बचा रहा है तो खर्चा कितना करता होगा, 65 खर्चा करता होगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यहाँ पर क्या सेम क्वेश्चन है क्या, ये 35, 20.1 और 20, नहीं ये सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब वही है, सेम ही है, मतलब समझ रहे हैं।
20x 20.1 65 सेम है मेरे भाई यहाँ पर, बस थोड़ा सा भाषा का फ़र्क था। अब मैंने क्वेश्चन सेम नहीं किया, असल में एसएससी ने ही जिस क्वेश्चन को उन्होंने अपने प्री में पूछा था उसी क्वेश्चन को उन्होंने अपने मेंस में पूछ लिया, हालांकि थोड़ा सा बस बदलाव रखा इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से कहा गया कि कोई 35% सेव कर रहा है और पीछे वाले में मात्र चेंज कितना था कि कोई 65% खर्च कर रहा है। तो बात वही है, 35 सेव करेगा तो 65 खर्च करेगा या 65 खर्च करेगा तो 35 सेव करेगा। अभी ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करके बताया। आंसर कितना आया था तो 20.3 आया था आई थिंक ना, हाँ 20.3 आया था। इसका आंसर कितना है 20.3 है। तो आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है इसे, क्योंकि ये तो पिछला मैंने करा दिया है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी और थोड़ा सा जो है कंसेप्ट्स आपके और क्लियर होते चले जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो कि फेज 9 2022 में हमारा पूछा गया कि एक संस्थान में 35% लड़के हैं और हमारी जो बाकी हो गई वो लड़कियां हो गई। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के जो हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ये भी सवाल आप एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं अभी से हर सवाल में एलिगेशन लगाना शुरू करूँगा ना तो फिर आपको थोड़ी सी हो जाएगी उसमें दिक्कत, क्योंकि एलिगेशन कहता है, जैसे मानो एलिगेशन कहता है कि जो भी चीज़ तुम्हारी दो अलग अलग लोगों से मिलकर बनी हुई है तो वहाँ पर तुम एलिगेशन लगा लो। जैसे मानो यहाँ पर अगर बात करोगे तो इंस्टीट्यूट जो है लड़के और लड़कियों से मिलकर बना है, तो अगर लड़के और लड़कियों से मिलकर बना है तो हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ा सा एलिगेशन बता दे रहा हूँ इसमें, बाकी एक दूसरा मेथड है मैं उससे भी बता दूँ। अच्छा पहले मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ फिर मैं एलिगेशन से बता दूंगा, ताकि आप लोगों को हाँ जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म ना रहे। क्योंकि जब मैथ सीखना हो तो सिखाऊंगा मैं, एक तरीका चाहते हो 2 तरीका बताऊंगा मैं, वो तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ जो भी तरीका चाहो वो अपना लो। तो पहले यहाँ पर ऐसे सवाल जो ये भी आजकल ट्रेंड में आ रहा है कि एक गांव को 2 भागों में बांट दिया, पुरुष में महिला में, इस तरीके से करके तो कैसे बनेगा। तो एक इंस्टीट्यूट में 35% लड़के हैं और बाकी हमारी लड़कियां हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि बेसिक मेथड से अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर तो कैसे हो सकता है यहाँ समझो। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि यार उस संस्थान में 100 लोग होंगे, हो सकता है उसमें से यहाँ ये होगा कि हमारे 35% लड़के हैं। अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो 35 हो जाएगा और जो हमारी बाकी बच गई वो हमारी लड़कियां हो जाएंगी, 65 हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ कहा गया कि 30% बॉय फेल हो जाते हैं, 60% लड़कियां पास हो जाती हैं। यानी लड़कों में 2 तरह की कैटेगरी है, एक फेल होने वाला और एक पास होने वाला। ठीक है, और लड़कियों में भी 2 कैटेगरी है, एक फेल होने वाला और मेरे भाई एक पास होने वाला। तो कहा गया यहाँ पर कि 30% बच्चे फेल हैं, 60% लड़कियां पास हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल द एग्जामिनेशन, हमें सिर्फ किससे मतलब है, फेल से मतलब है। जो डेटा दिया गया है पहले वो लिख लो कि 30% बॉयज़ फेल, बॉयज़ के कितने परसेंट फेल हो गए हैं 30%, और साथ में यहाँ पर जो है 60% लड़कियाँ पास हो गई हैं। हमें किसका डेटा चाहिए, मैंने पहले भी ऐसे सवाल कराए हैं, हमें जो किसका डेटा चाहिए तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल, जो बच्चे हमारे फेल हो गए ना हमें उनका डेटा चाहिए। जो फेल हो गए जिनसे हमें मतलब ही नहीं है, फेल हो गए भैया तो फेल हो गए उनका मतलब चाहिए। तो यानी यहाँ पर लड़कों का 30% फेल हो गया है, 35 का 30% कितना होता है तो 35 का 30% जो हो गया है यहाँ पर वो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। तो 35 का 30% हमारा हो जाएगा 35 का 3 गुना 105, 105 को अगर हम 10 से भाग करेंगे 10.5। ठीक है, तो ये हमारा इतना बच्चा यहाँ फेल हो गया, अभी मैं सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई गर्ल्स के बारे में कितना फेल हो गए, गर्ल्स के बारे में 60% अगर पास है तो फेल कितने हैं, तो फेल हमारे हैं 40%। 60% फाल है तो फेल कितने हैं 40%। तो अगर हम बात करते हैं तो 65% का जो है 40% हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से हमारा 8 बार में जाएगा, या ऐसे कह लो कि 20 से तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, तो देखो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 5 से तुम्हारा 13 बार में, 5 से तुम्हारा 2 बार में और 2 से तुम्हारा 2 बार में 26। तो यहाँ फेल होने वाले कितने हैं तो मेरे भाई 26 है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो जैसे इस सवाल में कहा गया कि बॉयज़ का इतना परसेंट फेल हो गया तो 35 का 30% 10.5 हो गया,
गर्ल्स का 40% फेल हो गया, यानी हमारा 26 फेल हो गया। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल द एग्जामिनेशन, कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए, तो परसेंटेज फेल की अगर हम बात बताते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये दोनों हमारे फेल 26 और 10.5, यानी हमारे 36.5 बच्चे फेल हुए हैं। कितने में, तो टोटल हमारे 100 बच्चों में, तो 36.5/100 × 100 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि आप इसमें एलिगेशन का भी सहारा ले सकते हैं और इसको एलिगेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी किया जा सकता है। आप यहाँ पर अगर देखो ना, तो जैसे ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर एलिगेशन लगाओगे तो कैसे लगाओगे वो समझो। तो एलिगेशन की अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया, तो अगर हम एलिगेशन की यहाँ बात करते हैं तो एलिगेशन में क्या हो जाता है, अगर आप एलिगेशन फेल में लगाना चाहते हो, देखो एलिगेशन भी यहाँ दो तरह में लग सकता है, एक फेल में लग सकता है, एक पास में लग सकता है। तो जैसे मानो अगर आप एलिगेशन फेल के डेटा पे लगाओगे तो आप यहाँ ये देखोगे कि कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, यहाँ पर कितने परसेंट लड़कियाँ फेल हुई, यहाँ पर पूरे क्लास का कितना परसेंट फेल हुआ, मतलब पूरा क्लास यहाँ कितना परसेंट फेल हुआ, और यहाँ पर लिखोगे कि बॉयज़ और गर्ल्स का मेरे भाई रेशियो। आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि लड़के कितने परसेंट फेल हो गए, लड़कियाँ कितनी परसेंट फेल हो गई, टोटल कितना परसेंट फेल हो गया। आप यहाँ क्या लिख, अरे यार मक्खी ने तो परेशान कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ टोटल कितना परसेंट फेल हो गया, और साथ में यहाँ पर जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स का हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो सवाल में अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्या कहा है, 35% लड़के हैं। पहली बात तो यहाँ पर लड़के हमारे कितने हैं, तो लड़के अगर हमारे 35 हैं तो बाकी जो बच गए हैं वो हमारे क्या हो गई, लड़कियाँ हो गई, यानी 65 लड़कियाँ हो गई हैं। ठीक है, यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के फेल हो जाते हैं, तो लड़के कितने फेल हो गए, तो लड़के हमारे फेल हो गए 30%। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि 60% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो जाती हैं, लड़कियाँ 60% पास हो जाती हैं। 60% पास हो जाती हैं तो फेल कितना होती हैं, 40%। तो यहाँ पर हमें फेल का डेटा चाहिए ना, तो फेल कितना होती हैं, तो 40% होती हैं। और बीच में कितना बना देते हो, तो बीच में मेरे भाई x बना देते हो, तो x बना दो। समझ गए इस बात को यहाँ पर, चलो आ जाओ। अब यहाँ ज़रा देखो तो कट्टम कुटाई खेल लो, 5 से 7 बार में, 5 से तुम्हारा 13 बार में। याद करो बीच वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बीच वाले की वैल्यू साइड इंटू साइड, 30 × 7, तो यहाँ पर 30 × 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 210, प्लस साइड इंटू साइड 13 × 4 कितना हो जाएगा, 520, डिवाइडेड बाई मेरे भाई 13 + 7 यानी हो जाएगा मेरे भाई 20 के। क्लियर है, तो x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 5 2 7 730, और 730 बटे हो जाएगा हमारा 20, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 73/2 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 36.5। ठीक है, तो 36.5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो इसलिए मैंने कहा ना, तरीके एक नहीं, तरीके हमारे कई सारे हैं, और वो तो डिपेंड करता है भाई मेरे। ठीक है सर आप मेरे इंस्पिरेशन हो, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि चलो मैं किसी का इंस्पिरेशन तो हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया बात, यहाँ लड़के कितने फेल हुए हैं, लड़कियाँ कितनी फेल हुई, टोटल कितने फेल हुए हैं, लड़के और लड़कियों का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन 167 पे। आ जाइए एक क्वेश्चन और चलते हैं, ऐसा ही एक ज़बरदस्त सवाल। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष अशिक्षित हैं तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या में अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना % अधिक है, हमसे यहाँ ये पूछा गया है। ठीक है, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में आप चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, चाहो तो एलिगेशन से ही बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। बट मैं बोलूँगा हमेशा कि ऐसे सवालों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ लेवल में चीज़ें जाने लगे, एक दूसरे से कंपेयर करने लगे, तो 100 मानकर बनाना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आ जाओ। तो सवाल यहाँ अगर हम देखते हैं तो क्या कहा गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55% वोटर मेल हैं और बाकी हमारे फीमेल हैं।
मान लीजिए कि पूरे हमारे क्षेत्र में 100 लोग हैं, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये इसमें से कुछ मेल हो गए और कुछ फीमेल हो गए। तो 55% हमारे मेल हो गए। मेल हमारे कितने हो गए? तो 100 का 55% यानी 55 हमारा मेल हो गया। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 100 में 55 मेल हो गए, तो फीमेल हमारा कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? 40% मेल जो है वो इलिटरेट है। अगर हम यहाँ मेल की बात करते हैं तो मेल में हमारा क्या हो जाएगा? तो मेल में हमारा इलिटरेट हो जाएगा और एक लिटरेट हो जाएगा। फीमेल में भी हमारे दो तरह के हो जाएंगे, एक इलिटरेट हो जाएगा और एक मेरा लिटरेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 40% मेल अनपढ़ है। अनपढ़ 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 कितने हैं? इलिटरेट अनपढ़ 40% है। और उसके बाद यहाँ कहा गया 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी है? तो 40% है। सबका डेटा निकालो, क्या पता किसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाए, कैसे पड़ जाए, क्योंकि एक का निकालोगे तो दूसरे के लिए तो माइनस ही करना होता है। 55 का 40%, 55 का 10% 5.5 होता है, 20% 11। ठीक है, तो 40% 22 होगा। कैलकुलेशन फास्ट रखा करो। तो 55 का 40% कितना हो जाएगा? 22। यानी यहाँ पर 55 लोगों में 22 लोग अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे कितने होंगे? 33। 55 में से 22 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 45 का 40%, 45 का 10% 4.5, तो 40%, 4.5 का दोगुना 9, 9 का दोगुना 18, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 18 यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। 45 में अगर 18 पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 हमारे अनपढ़ हो जाएंगे। 45 में से 18 घटा दो तो कितना निकल के आ जाएगा? 27 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? देन बाई व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ लिटरेट मेल। ठीक है, ये हमारा लिटरेट मेल की अगर हम बात करते हैं, लिटरेट मेल ये हमारा 33। तो कहा गया ये जो हमारा 33 है ना, ज़्यादा है किससे? इलिटरेट फीमेल से। ज़्यादा है मेरे भाई किससे? तो इलिटरेट फीमेल से, यानी 27 से। 33 कितना ज़्यादा है 27 से? तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कितना ज़्यादा हो गया? तो 6 ज़्यादा हो गया। कितने के ऊपर हो गया? तो 27 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो शिक्षित पुरुषों की संख्या और शिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना परसेंट अधिक है? यानी ये संख्या जो है इससे कितना परसेंट अधिक है? तो बोलोगे अच्छा जिससे तुलना की जाती है वही नीचे रहता है। तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल, यानी ये जो हमारा लिटरेट मेल है ना, ठीक है, ये कितना परसेंट अधिक है? किससे? इलिटरेट फीमेल से। तो यानी इसीलिए हम 27 को नीचे ले। कई बच्चे बोलते भी हैं सर आपने यहाँ पर 33 क्यों नहीं लिया? भाई कंपेयर किससे कर रहे हो, ये भी तो देखो। कंपेयर अगर 27 से कर रहे हो तो 27 नीचे आएगा, कंपेयर अगर 33 से करोगे तो 33 नीचे आएगा। समझ गया ना मेरे बात को यहाँ पर? तो इसीलिए कंपैरिजन किससे हो रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है आपका। आपने कहा गुरुदेव काटते हैं 3 से 2 बार में, और 3 से हम काटेंगे 9 बार में। 2/9 याद है कितना होता है? पढ़ाया था ना। 1/9 11 सही 1/9, तो 2/9 कितना हो जाएगा? 22 सही 2/9%। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? आ जाइए पार्किंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या कहा गया है? 168 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित हैं तथा 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता शिक्षित हैं। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या कितने परसेंट होगी? हमसे ये कहा गया। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। जो कैटेगरी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना वही कैटेगरी है यहाँ पर ये। और आजकल मैंने कहा ना कि ये लंबा एक ट्रेंड चल गया है इस सवाल का, जो एसएससी हमारा पूछना चाह रही है। सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में देखो, एक तरीके से मेंस में देखो, तो एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं। अयान सरकार कहते हैं सर इसे एलिगेशन से कराओ। देखो बच्चे, इतना भी जो है ना एलिगेशन का भी लत मत लगाओ यहाँ पे। एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना और बेहतर बताऊंगा, इतना तो विश्वास रखो मेरे ऊपर। परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो परसेंटेज को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। जब एलिगेशन मेथड, क्योंकि अभी है ना आपको हो सकता है समझ में आ जाए, बाकी बच्चों को बाउंस मारना शुरू कर देगा यहाँ पे। तो इसीलिए अभी थोड़ा सब्र करें, यहाँ पे जब आएगा ना तो वो कराऊंगा मैं। ठीक है, जब बताया मैंने है, एलिगेशन सिखाया मैंने है, तो यहाँ पर भी मैं ही कराऊंगा।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। एक संविधान में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है और 40% सीनियर सिटीजन का इलिटरेट है। तो जैसे मानो यहाँ पर 100 हो गया हमारे पास वोटर। अभी 100 में अगर हम बात करते हैं तो 100 में पहली बात यहाँ पर जो है एक तो हो जाएगा सीनियर सिटीजन, यानी सीनियर सिटीजन को एससी कहते हैं, और एक हो जाएगा हमारा नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो एक एक चीज़, 40% वोटर सीनियर सिटीजन है। अगर 40% सीनियर सिटीजन है तो 100 का 40% कितना हो गया 40% सीनियर है तो नॉन सीनियर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 60 नॉन सीनियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिर क्या कहा गया, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट, 40% अनपढ़ है। तो यानी यहाँ पर देखो सीनियर सिटीजन के भी दो भाग किए गए हैं, एक हमारा कहा गया इलिटरेट, एक हमारा कहा गया लिटरेट, और इसके भी दो भाग किए गए हैं, एक हमारा इलिटरेट है और एक हमारा क्या है इलिटरेट है। तो कहा गया कि 40% सीनियर सिटीजन का अनपढ़ है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन का 40% यानी 40 का 40%, 40 का 40% कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर इसका 40%, मैं सारे डेटा लिख दे रहा हूँ पहले। 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट, 25 ऑफ द नॉन सीनियर आर इलिटरेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो नॉन सीनियर सिटीजन का 25% जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है लिटरेट है। साफ तौर पे 25 किसका, नॉन सीनियर सिटीजन का, और क्या है तो लिटरेट है। तो नॉन सीनियर सिटीजन का 25% जो है वो मेरे भाई क्या है तो लिटरेट है यहाँ पे। ठीक है, आज ये मक्खी जाएगी जहां से लग रहा है। ठीक है, अब बाकी सारा हमारा डेटा हमारे काम का आ चुका है। तो हम लोगों ने कहा देखो 40 का 40% कितना होता है 16 होता है। तो 40 में 16 अनपढ़ है तो पढ़े लिखे कितने हैं तो 24 है। उसी तरीके से 60 का 25%, 25% का मतलब एक चौथाई, तो इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा 15। अगर 15 हम पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हैं 45 है। अब जरा कंपैरिजन देखिए आपको किससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ कंपैरिजन देखेंगे, राजा सिंह कहते हैं सर आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ नाम लेके विश कर दीजिए, मम्मी को दिखाना है आपका वीडियो। चलिए राजा सिंह, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत नाम कमाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, और बहुत तरक्की करें लाइफ में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। आ जाइए और मम्मी को जो है हमारा नमस्कार कहिएगा। आइए सवाल में देखते हैं यहाँ पर, तो क्या कहा है भाई, व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर। यानी यहाँ पर बात करते हैं सीनियर सिटीजन में किसके बारे में, लिटरेट के बारे में। ये जो लाल रंग से बना रहा हूँ एक एक लाइन, इसीलिए मैंने कहा कि इसको नॉर्मल से जाओ ज़्यादा सही रहेगा। बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट। यहाँ पर इलिटरेट कौन सा, तो इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन। यानी ये जो है ये हमारा ये 24, ये 45 से कितना कम है। तो बात करते हो 24 की और किससे 45 से, तो कितने की कमी है मेरे भाई, तो 21 की कमी है। कितने की कमी है तो 21 की कमी है, और कितने के ऊपर है तो 45 के ऊपर है। तो 21/45 इंटू 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है तो मेरे भाई करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 5 से काटोगे तो 9 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 140/3। ठीक है, और जब यहाँ पर 140/3 हो जाएगा, ठीक है, तो 140/3 का हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 3 का 4 गुना 12 हो जाता है, 20 6 गुना 18 हो जाता है, और यहाँ 46 सही 2/3%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझे या नहीं समझे बताओ। सर आपके पढ़ाने का तरीका औसम है, चलो भाई बढ़िया, धन्यवाद। तो इसी तरीके से कभी भी अगर आपका सवाल आता है तो आप उसे दो भागों में बांटते हो, सीनियर हो गया, नॉन सीनियर हो गया, फिर उसमें लिटरेट हो गया, फिर इलिटरेट हो गया, इस तरीके से करके भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है आपका प्री का, और ये भी सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। 169 यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। 400 कर्मचारी वाला एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5 नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत जो है वो कितना होगा।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ ट्राई करके लेके आने के लिए। आप इसको ट्राई करके लेके आना। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से बताना शुरू करूँगा, क्योंकि अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, सारे के सारे अपने आप में जहर है, खतरनाक है, आग लगाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, सारे के सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। मतलब परसेंटेज में जो आप यूँ समझ लीजिए कि प्री लेवल की कहानी जा चुकी है, और यहाँ से जो है वो मेंस लेवल का आ चुका है। तरीके से मैं पूरा परसेंटेज आप लोग को करा रहा हूँ। पूरे के पूरे 188 सवाल हैं। अभी कम से कम 3 क्लासेस और लगेगा, तब जाकर परसेंटेज आपका ख़त्म होगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बढ़िया तरीके से नेक्स्ट डे में हम लोग कवर अप करते हैं। किसी दिन 1.5 घंटे की सेशन लूँगा, ठीक है। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।